हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ई स्निपेट्स। मैं डॉक्टर सुरुचि तिवारी और आज हम लोग यूनिट 1.4 सी जिसमें कि सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन आती है। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी किसने दी? मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी कई सारे लोगों के थॉट्स को मिला के बनाई गई है। वो कोई एक पर्टिकुलर थ्योरी एज सच किसी एक पर्सन ने नहीं दी थी। अभी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जब पोस्ट डार्विनिज्म डिस्कस किया था तब हम लोगों ने सुना था और बात करी थी कि बहुत सारी थ्योरीज आई जो डार्विन के बाद आई, जैसे कि म्यूटेशन थ्योरी, जैसे कि थ्योरी ऑफ आइसोलेशन, जैसे कि थ्योरी ऑफ जर्मप्लाज्म। तो ये सारी जो थ्योरीज थी ये हमारे वेरिएशन को कोई एक्सप्लेन करता था, तो कोई नेक्स्ट जनरेशन में किस तरीके से हमारा वेरिएशन पास ऑन होता है उसको एक्सप्लेन करता था। और कुछ पॉपुलेशन जेनेटिक्स की भी बातें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करी थी। तो उन सारे कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर डॉब्झांस्की, हाल्डेन, फिशर, सीवल राइट, स्टेबिन्स और अर्नेस्ट मायर ने इन सारी थ्योरीज को कंबाइन करके दे ट्राइड टू एक्सप्लेन कि एवोल्यूशन होता किस तरीके से है। और इन द ईयर 1930 एंड 40 इन लोगों ने एक नई थ्योरी प्रपोज करी जो एक्सप्लेन करती थी हमारे एवोल्यूशन को किन टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशंस। जो वेरिएशन की बात डार्विन ने करी थी वो वेरिएशंस कहाँ से आए, जेनेटिक थे वो। रिप्रोडक्टिव एंड ज्योग्राफिकल आइसोलेशन का कॉन्सेप्ट थ्योरी ऑफ आइसोलेशन से लिया गया है। नेचुरल सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट जो है वो डार्विन की थ्योरी से लिया गया है। मेंडेलियन पॉपुलेशन की जो इनहेरिटेंस है, तो मेंडल का जो वर्क था उससे हमने मेंडल का जीन का कॉन्सेप्ट लेके उसकी इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट किया, उसको एक्सप्लेन किया। देन हमने जीन पूल के कॉन्सेप्ट को लिया कि जितने भी जीन्स हमारी पॉपुलेशन में प्रेजेंट हैं उनका जो सम टोटल है वो हमारा जीन पूल है, और उस जीन पूल में कंटिन्यूअस चेंज होता रहता है क्योंकि जो जीन्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती रहती है। और उसके भी कारण इस थ्योरी में समझाए गए हैं कि ऐसा क्यों होता है। और धीरे धीरे जीन फ्रीक्वेंसी इतनी चेंज हो जाती है कि हमारी एक नई स्पीशीज बन जाती है एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पीसिएशन। तो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी एक्सप्लेन्स एवोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, रिप्रोडक्टिव ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, नेचुरल सिलेक्शन, मेंडेलियन पॉपुलेशन, जीन पूल एंड जीन फ्रीक्वेंसी इन स्पीसिएशन। अभी तक आपने जितनी भी थ्योरीज एवोल्यूशन की पढ़ी हैं दे वर वेरी सिंपल। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी थोड़ी सी ट्विस्टेड है, बट अगर आप ध्यान लगाकर इसको सुनेंगे और एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे देन द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन विल बी टोटली क्लियर टू यू। नाउ अब ये ध्यान दीजिएगा कि सिंथेटिक थ्योरी मेजर दो थ्योरीज को मिला के बनी है। पहली थ्योरी थी डार्विन की जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, जिसमें हम नेचुरल सिलेक्शन की बात करते हैं। उनके नेचुरल सिलेक्शन के एलिमेंट को लिया गया है डार्विन की थ्योरी को, और डार्विन की थ्योरी के बाद जो मेंडल का वर्क रीडिस्कवर हुआ 1901 में, उसमें हम लोगों ने जो मेंडेलियन जेनेटिक्स हुई उसको अप्लाई कर दिया एवोल्यूशन के साथ, डार्विन की थ्योरी के साथ, एंड देन अ न्यू थ्योरी इमर्ज्ड जिसको हम सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कहते हैं। अब सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है वो किस तरह से एवोल्यूशन को डिफाइन करती है। उन्होंने अभी तक डार्विन ने क्या कहा, डार्विन ने कहा कि हमारा जो है वेरिएशन अपने आप एग्जिस्ट करता है नेचर में, और उसको हमारा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के थ्रू उन्होंने एक्सप्लेन किया कि नेचुरली सिलेक्ट हो जाता है जो फिटेस्ट इंडिविजुअल होता है, ऑर्गेनिज्म होता है। लेकिन अब जब हम इसमें मेंडल भी मिला देते हैं तो हमारी एवोल्यूशन की डेफिनेशन बदल जाती है। एवोल्यूशन की डेफिनेशन क्या देती है सिंथेटिक थ्योरी? इट डिफाइंस एवोल्यूशन एज द चेंज अकरिंग इन द एलील फ्रीक्वेंसी विद इन द पॉपुलेशन। कि एक पॉपुलेशन ग्रुप है, इसमें हमारे पर्टिकुलर जीन्स हैं, मान लीजिए ए और बी जीन्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो जो इनकी जीन फ्रीक्वेंसी है वो जीन फ्रीक्वेंसी अगर चेंज हो जा रही है
तो हम मानते हैं कि हमारी पॉपुलेशन जो है वो इवॉल्व कर रही है। अगर इसमें 50-50 का डिस्ट्रीब्यूशन है, मान लीजिए कि ए भी जो है वो 50% प्रेजेंट है पॉपुलेशन में, ए जीन, और बी जीन भी 50% प्रेजेंट है पॉपुलेशन में, लेकिन धीरे धीरे हमको ए जीन की फ्रीक्वेंसी कम होती दिखाई दे रही है और बी जीन की फ्रीक्वेंसी हमारी पॉपुलेशन में बढ़ती जा रही है, तो हम कहेंगे कि हमारी पॉपुलेशन जो है वो इवॉल्व कर रही है, बिकॉज द जीन फ्रीक्वेंसी इज बीइंग चेंज्ड। ए की फ्रीक्वेंसी घट रही है, बी की बढ़ रही है। इसका मतलब कि जो हमारी एलील की फ्रीक्वेंसीज हैं वो चेंज हो रही हैं, दैट मीन्स कि पॉपुलेशन इज इवॉल्विंग। ठीक है, तो इसका रिवर्स भी हो सकता है। बी की भी, अभी मैंने एग्जांपल में बताया, बी की बढ़ रही है, ए की घट रही है। इसका रिवर्स भी हो सकता है कि ए की बढ़ रही है, बी की घट रही है। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम चेंज हो रहा है, देन द पॉपुलेशन इज इवॉल्विंग एंड द एवोल्यूशन इज टेकिंग प्लेस। अब देखिए, सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के 3 मेन प्रिंसिपल्स होते हैं। ओके, सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को हम 3 मेन प्रिंसिपल्स के थ्रू समझ सकते हैं। पहला प्रिंसिपल हमारा है कि प्रोडक्शन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएशन। ये जो प्रिंसिपल है, ये जो पार्ट है हमारी थ्योरी का, ये हमें बताता है कि किस तरीके से वेरिएशन आ रहा है, प्रोड्यूस किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, ये जो पहला सेगमेंट हमारी सिंथेटिक थ्योरी का है, ये हमको बताता है कि जो हमारा वेरिएशन है वो आया कहां से और उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रहा है पॉपुलेशन में। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन, जिसको हम कह सकते हैं कि ओरिजिन कहां से है वेरिएशन का, किस तरीके से वेरिएशन इंट्रोड्यूस हो रहा है हमारी पॉपुलेशन में, और दूसरा कि उसको हम पॉपुलेशन के अंदर वो वेरिएशन डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रहा है। दूसरा जो प्रिंसिपल है वो है कि एक्शन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ऑन दिस वेरिएशन। अब ये जो वेरिएशन है जो पॉपुलेशन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस पॉपुलेशन में, उस वेरिएशन में नेचुरल सिलेक्शन किस तरीके से लागू हो रहा है, उसका क्या रोल है, उसका क्या एक्शन है, ये थ्योरी का सेकेंड पार्ट समझाता है। और थर्ड पार्ट जो है वो रोल ऑफ आइसोलेशन को समझाता है कि किस तरीके से आइसोलेशन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन द स्पीसिएशन, इन द प्रोसेस ऑफ स्पीसिएशन। ठीक है, तो हमारा जो रोल ऑफ आइसोलेशन है, ये तीनों रोल्स अपनी अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दीज आर 3 मेन प्रिंसिपल्स, इनको अच्छे से समझ लीजिएगा, तभी आप सिंथेटिक थ्योरी को समझ पाएंगे। अब चलिए इट्स द टाइम टू थिंक क्विक। अब हमको फटाफट आंसर दीजिए, हु वर द मेन फाउंडर्स ऑफ सिंथेटिक थ्योरी। सिंथेटिक थ्योरी किसने प्रपोज करी थी? ऑप्शन 1 इज डॉब्झांस्की, JBS हाल्डेन, RA फिशर, सीवल राइट। ऑप्शन 2 इज वैलेस एंड डार्विन। आंसर 3 इज लमार्क, वीजमैन, हाल्डेन, Sewell Wright, Darwin, and option 4 is Sewell Wright, Darwin and Wagner. जल्दी से सोचिए, think very quick and give me the answer. Yes, if your answer is 1, then you are absolutely right. Now move to question number 2. Modern synthetic theory combined, option 1 is Darwin and Mendelian genetics. Option 2 is Lamarckism and Mendelian genetics. Option 3, Neo-Darwinism and Lamarckism. Option 4, population genetics and Mendelian genetics. Yes, very quick. If your answer is Darwin and Mendelian genetics, you are correct and you are good going. Now, question number 3. According to the Neo-Darwinism, natural selection operates through fighting between individuals, differential reproduction, killing of weaker organisms, या वेरिएशन। अब बताइए, नियो डार्विनिज्म के कॉन्टेक्स्ट में है, नियो डार्विनिज्म में नेचुरल सिलेक्शन किस तरीके से ऑपरेट करता है? Through differential reproduction, fighting between individuals, killing of weaker organisms, या
variation. Yes, if your answer is answer number 2, differential reproduction, then you are absolutely right. Now question number 4. Modern synthetic theory defines evolution in terms of natural selection only, changes in allele frequencies, inheritance of acquired characters and effect of isolation. किस तरीके से डिफाइन करती है? अभी मैंने समझाया था आपको. Yes, the answer is option number 2, that is changes in allele frequency. तो हमारी सिंथेटिक थ्योरी एवोल्यूशन को एलील फ्रीक्वेंसी के चेंज के टर्म में एक्सप्लेन करती है, डिफाइन करती है. अब आगे बढ़ते हैं. अब चलिए, अभी मैंने आपको बताया था कि सिंथेटिक थ्योरी के 3 मेन प्रिंसिपल्स हैं. अगर आपको याद है तो जल्दी से मेरे साथ बोलिए. प्रोडक्शन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएशन, वेरी गुड. नंबर 2, एक्शन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ऑन दिस वेरिएशन. नंबर 3, रोल ऑफ आइसोलेशन. अब इन तीनों में से हम लोग सबसे पहले प्रोडक्शन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएशन को समझेंगे. अब डार्विन का क्या ड्रॉबैक था? डार्विन का ये ड्रॉबैक था कि डार्विन ने ये तो बताया था कि वेरिएशन एग्जिस्ट करता है, बट उन्होंने वेरिएशन का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था कि ये वेरिएशन आया कहां से. तो हमारी सिंथेटिक थ्योरी इसको बताती है कि हमारा वेरिएशन आया कहां से. तो उसका एक्सप्लेनेशन सिंथेटिक थ्योरी देती है कि हमारा वेरिएशन आया थ्रू जेनेटिक म्यूटेशन. अब ये जेनेटिक म्यूटेशन क्या है, आइए समझ लेते हैं. जेनेटिक म्यूटेशन ये है, हमारा जो क्रोमोसोम होता है, जो हमारा डीएनए होता है, उसमें बहुत सारे प्रोटीन पार्टिकल्स लाइन से जुड़े रहते हैं. ठीक है, कोडेड रहते हैं हम. इनफैक्ट कोडेड इज द राइट टर्म. अब जैसे कि मान लीजिए रेफरेंस के लिए हमने यहाँ पे एक डायग्राम ले लिया अपने जीन का, जिसमें हमारा कौन कौन सा जीन है, ए, बी, सी और डी कोड्स यहाँ पर लाइन से हैं. अब इस सीक्वेंस में कुछ चेंजेस अगर करे जाएंगे तो वो म्यूटेशन हो जाएगा. ठीक है, अब देखिए क्या चेंज किया जा सकता है. जीनिक म्यूटेशन के 4 तरीके हैं. इन 4 तरीकों से हमारे जीन में म्यूटेशन हो सकता है. पहला, इंसर्शन. जैसे कि हमारा ए, बी, सी, डी यहाँ पे था ओरिजिनली. अब इसमें क्या हो गया, ये ए तो अपनी जगह पे है, बी अपनी जगह पे है, सी और बी के बीच में एक ये नया कोड जो है वो एंटर कर गया. तो हमारा क्या हो गया, ये इसको हम कहते हैं इंसर्शन. मतलब एक नया कोड यहाँ पे इंसर्ट हो गया. तो ओरिजिनली जो सीक्वेंस थी ए, बी, सी, डी, वो डिस्टर्ब हो गई और यहाँ पे ये हो गया सी, ये हो गया डी. ठीक है, तो और बी और सी के बीच में एक ये नया कोड आ गया, जिसकी वजह से हमारा जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर था वो चेंज हो गया. तो इंसर्शन इज अ वे ऑफ जीन म्यूटेशन. सिमिलरली दूसरा है डिलीशन. डिलीशन में क्या होता है कि देखिए ओरिजिनली हमारा स्ट्रक्चर था ए, बी, सी, डी. अब इस ए, बी, सी डिलीशन की वजह से ए तो अपनी जगह है, बी अपनी जगह है, सी अपनी जगह है, बट डी जो है वो डिलीट हो गया है. वो क्या हो गया है, डिलीट हो गया है. अब वो एग्जिस्ट वहां पर नहीं कर रहा है. तो हमारा जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर था वो चेंज हो गया. अब जिस प्रोटीन जो कोडेड थी वहां पे वो प्रोटीन तो नहीं बनेगी, कोई दूसरी प्रोटीन बनेगी. तो इसको भी हम कहते हैं कि डिलीशन इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ जीन म्यूटेशन. देन थर्ड इज कॉपी नंबर वेरिएंट, या हम कह सकते हैं ड्यूप्लीकेशन. इस प्रोसेस को हम ड्यूप्लीकेशन भी कहते हैं. अब इस ड्यूप्लीकेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि कोई ना एडिशन होता है ना डिलीशन होता है. इसमें सीधे सीधे वो एक जो कोड है वो अपने को रिपीट कर लेता है. ठीक है, अब जैसे ए अपनी जगह पे है, बी अपनी जगह पे है, सी अपनी जगह पे है, लेकिन सी की एक कॉपी और बन गई यहाँ पे और डी हो गया यहाँ पे. तो क्या हुआ कि अब यहाँ पे सी 2 बार आ गया. तो अगेन ओरिजिनल स्ट्रक्चर से ये डिफरेंट हो गया. तो ये ड्यूप्लीकेशन हो गया यहाँ पे सी का, 2 बार सी आ गया.
तो दिस विल अगेन रिजल्ट इनटू अ चेंज इन द जीनोटाइप एज वेल एज द कुछ ना कुछ फिनोटाइपिक इफेक्ट भी होगा उसके ऊपर। देन इन्वर्जन, इन्वर्जन में क्या होता है, अगेन सी ओवर हियर, ए हमारा अच्छी तरह से यहाँ पे है, बी भी है, अब लेकिन डी पहले आ गया और हमारा सी जो है वो पीछे हो गया, डी आगे हो गया, तो ये हो गया इन्वर्जन। इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लिया। अब ड्यू टू दिस इंटरचेंजिंग ऑफ पोजीशन अगेन हमारे जीन के स्ट्रक्चर में चेंज आ गया, राइट। तो ये तरीका होता है जीन के म्यूटेशन का। जेनेटिक म्यूटेशन में जीन में जो चेंजेस आते हैं वो किस तरीके से आते हैं, ईदर बाय डिलीशन और मतलब एक सेगमेंट डिलीट हो गया, और बाय इंसर्शन कि एक नया सेगमेंट जुड़ गया, ईदर बाय डुप्लीकेशन कि किसी एक सेगमेंट की दो कॉपीज बन गई, या फिर इन्वर्जन कि इन लोगों ने अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लिया। ठीक है, अब इस डिफरेंशियल जेनेटिक स्ट्रक्चर की वजह से हमारी पॉपुलेशन जो है वो फेनोटाइपिकली और जेनोटाइपिकली जो है वो अलग अलग हो जाती है। तो दिस इज द रोल ऑफ जीन म्यूटेशन इन ब्रिंगिंग वेरिएशन। अब क्या हो रहा है, हमारा देखिए हर जगह फेनोटाइपिकली भी पॉपुलेशन डिफरेंट है और जीनोटिपिकली भी डिफरेंट हो रही है। यहाँ पे बी मान लीजिए, येलो वाले को बी माना था हम लोगों ने रेफरेंस में, तो यहाँ पे बी की 3 कॉपी है, यहाँ पे बी की 3 कॉपी है, फिर सी है, फिर डी है। जबकि यहाँ की जो पॉपुलेशन है इसमें बी की सिंगल कॉपी है, ए की सिंगल कॉपी है, सी की सिंगल कॉपी है, डी की सिंगल कॉपी है ना। तो इस तरीके से हमारी पॉपुलेशन जो है, जो पॉपुलेशन ग्रुप है, जो जोग्राफिकली डिफरेंशियली जोग्राफिकली लोकेटेड है, अलग अलग जोग्राफिकल लोकेशंस पे सिचुएटेड है, वो फेनोटिपिकली मतलब अपने देखने के जो उनके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं उनमें भी डिफरेंट है, और जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है उसमें भी वो डिफरेंट है। तो वेरिएशन जीन लेवल पे इस तरीके से आता है या ऑपरेट करता है। अब देखिए दूसरा क्या है, क्रोमोसोमल एबरेशंस। अब क्रोमोसोमल एबरेशंस क्या है, क्रोमोसोम हम लोग सब लोग जानते हैं कि हम लोगों के सेल्स में क्रोमोसोम्स होते हैं जो हमारे हेरिडिटरी मटेरियल को कैरी करते हैं और हमारी नेक्स्ट जनरेशन में उसको पास ऑन करते हैं। अब क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में अगर चेंज आ गया तो भी वही होगा कि हमारा जो ओरिजिनल फॉर्म था उससे डिफरेंट हो जाएंगे हम लोग। जैसे कि उसमें भी सेम प्रोसेस है, डिलीशन हो गया, अगर ये सेगमेंट यहाँ से हमारा जो है ये इतना पोर्शन हट गया तो हमारा जो नया है ये शॉर्ट एंड हाइट का हो गया, इसमें कुछ कोडिंग जो थी वो हट गई। ऐसे ही डुप्लीकेशन, अगर ये एरिया यहाँ पे 1 और 2 बार आ गया, डुप्लीकेट हो गया, तो हमारी जो टोटल कोडिंग सीक्वेंस थी उसकी लेंथ बढ़ गई, कोई एक्स्ट्रा प्रोटीन वहां पे सिंथेसाइज होने लगी, जिसकी वजह से हमारे फेनोटिपिक और जेनोटिपिक कॉन्स्टिट्यूशन पे डेफिनेटली असर पड़ेगा। या इन्वर्जन, जैसे कि ऊपर का पोर्शन नीचे हो गया और नीचे का पोर्शन जो था वो ऊपर चला गया, इसको हम कहते हैं इन्वर्जन, मतलब अपनी पोजीशन को चेंज करना, ऊपर का पोर्शन नीचे आ गया, नीचे का पोर्शन ऊपर चला गया। इसमें भी हमारी जो जीन सीक्वेंस थी वो चेंज हो गई, जिसकी वजह से हमारा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ना कुछ इफेक्ट तो पड़ेगा ही, वेरिएशन आएगा ही आएगा। और सब्स्टिट्यूशन, जैसे कि इस पोर्शन में एक ये जो नया जीन है ये यहाँ पे फिट हो जाए, इस पोर्शन को डिलीट करके ये पोर्शन यहाँ पे लग जाए, और तो हमारा क्या हो जाएगा, फिर एक नया टाइप का जेनेटिक स्ट्रक्चर, क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर बन गया। या फिर ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन में क्या है कि ये 2 तरीके के क्रोमोसोम्स हैं, तो अब इस क्रोमोसोम का इतना पोर्शन यहाँ चला जाएगा और इस वाले क्रोमोसोम का इतना पोर्शन इस जगह पे आ जाएगा, तो यहाँ पे इस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा, तो इसको कहते हैं ट्रांसलोकेशन। तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज भी, एबनॉर्मेलिटीज कह लीजिए या वेरिएशन कह लीजिए, इन सब की वजह से क्या होता है, हमारा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो चेंज होता है, जिसकी वजह से हमारी पॉपुलेशन में वेरिएशन इंट्रोड्यूस होता है। अब तीसरा पॉइंट यहाँ पे हो गया माइग्रेशन एंड जीन फ्लो। तो हमने देख लिया कि वेरिएशन आया कहाँ से, एक तो जेनेटिक लेवल पे, जीन लेवल पे आया यहाँ से पहले पॉइंट से, फिर क्रोमोसोम लेवल पे आया,
अब तीसरा पॉइंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं माइग्रेशन और जीन फ्लो, कि माइग्रेशन किस तरह से जीन्स को के कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्ट करता है। अब देखिए यहाँ पे डायग्राम में आपको दो तरीके की दो पॉपुलेशन ग्रुप्स मिल रहे हैं, एक पॉपुलेशन ए और एक पॉपुलेशन बी। बीच में ये जो है ये ज्योग्राफिकल आइसोलेशन है, एक बहुत बड़ा सा पहाड़ है जिसकी वजह से ये इधर ज्यादा नहीं जाते और ये इधर ज्यादा नहीं जाते। लेकिन मान लीजिए कि ये इधर आ गए, ठीक है। सिलेक्शन प्रेशर अगेंस्ट डोमिनेंट फिनोटाइप हैज क्रिएटेड अ होमोजाइगस पॉपुलेशन। अब क्या हुआ कि ये जो थे इनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन था एच, ओके, कैपिटल एच था इनमें ब्लू वाले में, और जो रेड वाले थे इनमें स्मॉल एच था। अब स्मॉल एच जो है वो रेसेसिव कैरेक्टर है और ये जो कैपिटल एच है ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। अब ये फंडामेंटल प्रिंसिपल हमने यहाँ पे किसका लगाया हुआ है, हमने मेंडेलियन जेनेटिक्स लगाई हुई है कि ये दो डोमिनेंट ट्रेट्स हैं, ये दो रेसेसिव ट्रेट्स हैं, ये प्योर रेसेसिव्स हैं और ये प्योर डोमिनेंट्स हैं। लेकिन मान लीजिए कि क्रॉस ये आ जाते हैं, माइग्रेट करके इधर आ जाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि अब जो इनका ऑफस्प्रिंग होगा उसके अंदर जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो ये हो जाएगा कैपिटल एच और स्मॉल एच। अब कैपिटल एच होगा और कैपिटल एच डोमिनेंट है जिसकी वजह से ये ब्लू दिखेगा, और स्मॉल एच रेसेसिव है जिसकी वजह से ये रेड नहीं दिखेगा। अब रेड ये तभी दिखेगा जब स्मॉल एच होगा। तो इनके जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे, मान लीजिए रेड और ब्लू वाले के जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे उनमें दो तरीके के 3:1 का रेशियो चला जाएगा कि जो डोमिनेंट है 3 पंछी तो ब्लू, 75% चांस होगा कि 75% पंछी ब्लू दिखाई देंगे और 25% चांस होगा कि जो पंछी हैं वो रेड दिखाई देंगे। तो इस तरीके से हमारी पॉपुलेशन में वेरिएशन जो है वो माइग्रेशन की वजह से भी होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा माइग्रेशन। अब देखिए रिकॉम्बिनेशन क्या होता है और रिकॉम्बिनेशन से क्या हो जाता है हमारे यहाँ। अब ये आ गया हमारा रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन क्या है, ये हमारा नेक्स्ट, जैसे हमने दो इंडिविजुअल्स ले लिए, अब कोई भी दो इंडिविजुअल एक जैसे तो दिखते नहीं है, तो उनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन एक जैसा तो होगा नहीं। तो सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हो गए, ये हो गए सिस्टर क्रोमैटिड्स, मतलब दो जीन के पेयर में ही हमारा जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है वो पेयर में ही रहते हैं जीन्स, ओके। अब जब हमारा ये दो इंडिविजुअल्स हैं, अब इनके बीच में जब हमारा क्रॉसिंग ओवर होगी, जब हमारा जाइगोट बनता है तो उसमें क्रॉसिंग ओवर होती है, और क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या होता है, एक नया कुछ पोर्शन इंटरचेंज हो जाता है। जैसे ये पोर्शन इसका है और ये पोर्शन इस वाले सिस्टर क्रोमैटिड का है, ठीक है। नाउ अ न्यू कॉम्बिनेशन, अब क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो गई तो इस वाले का थोड़ा पोर्शन इसमें आ गया और इस वाले का थोड़ा पोर्शन इसमें आ गया। अब ये जो डिफरेंस हुआ ये क्या करेगा, ये हमारे फिनोटाइप को वेरी करा देगा। जैसे कि भाई बहन होते हैं, उनके माँ बाप सेम होते हैं, माँ बाप का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन सेम है, ठीक है, फिक्स्ड है, लेकिन तब भी भाई बहन एक दूसरे से डिफरेंट हैं, उनके लुक्स डिफरेंट हैं, ठीक है। क्यों डिफरेंट है, बिकॉज ऑफ रिकॉम्बिनेशन। द आंसर कम्स फ्रॉम रिकॉम्बिनेशन। तो जो सिबलिंग डिफरेंसेस हैं दे कैन बी एक्सप्लेन फ्रॉम दिस फिनोमेना, दैट इज रिकॉम्बिनेशन। अब लास्ट हमारी जो फिनोमेना थी जेनेटिक ड्रिफ्ट। नाउ जेनेटिक ड्रिफ्ट हमारी जो है लास्ट फिनोमेना जेनेटिक ड्रिफ्ट है, और ये क्या कहती है, ये एक्सप्लेन करती है पॉपुलेशन के लेवल पे जो वेरिएशन होता है उसको एक्सप्लेन करती है। ये क्या कहते हैं कि जैसे पेरेंट पॉपुलेशन है, ये तो एक लार्ज ग्रुप है, ओके, दिस इज अ पेरेंट पॉपुलेशन एंड इट इज अ लार्ज ग्रुप। अब लार्ज ग्रुप में अगर रैंडम मेटिंग हो रही है तो कोई भी एवोल्यूशन का साइन नहीं होगा, जीन एलील फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम रहेंगी। लेकिन मान लीजिए कि इस बड़ी पॉपुलेशन में से एक छोटा हिस्सा, ये छोटा हिस्सा जो है ये माइग्रेट कर गया, इस पॉपुलेशन से हट के बाहर चला गया। अब इस छोटे हिस्से में ये जो पर्पल वाले हैं ये कम हैं और ये जो रेड वाले हैं ये ज्यादा हैं, ठीक है। ये पर्पल वाले कम हैं और जो रेड वाले हैं ये ज्यादा हैं। लेकिन ड्यू टू सम
प्रॉब्लम, मान लीजिए कि कोई कैटास्ट्रॉफ हो गया वहां पे, कोई मान लीजिए कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, कोई अर्थक्वेक आ गया, कोई फ्लड हो गया, या कोई एक्सीडेंट हो गया, या कोई एक्सप्लोजन हो गया, या कोई बीमारी हो गई, किसी भी कारण से क्या हुआ कि ये जो रेड वाले हैं जो इनिशियली ज्यादा थे उनकी संख्या आने वाली जेनरेशंस में कम हो गई, और पर्पल वाले जो इनिशियली कम थे उनकी नंबर्स जो है वो नेक्स्ट जेनरेशंस में बढ़ते चले गए। तो धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो रेड ट्रेट है जो कम होता चला जा रहा है वो धीरे धीरे आने वाली जेनरेशंस में से गायब हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पर्पल ट्रेट वाले जीन बचेंगे और जो रेड वाले जीन्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो यही जेनेटिक ड्रिफ्ट होती है। जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होती है वो रैंडम चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी इन अ स्मॉल पॉपुलेशन। जेनेटिक ड्रिफ्ट को हम लोग डिफाइन करते हैं रैंडम चेंज, मतलब अचानक से कोई चेंज हो गया, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कुछ भी हो सकता है। तो अचानक से जब कोई चेंज हो जाता है, रैंडम चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी, कोई एक एलील है उसकी फ्रीक्वेंसी में मतलब नंबर जितना है उस पर असर पड़ गया, वो कम हो गया और दूसरा वाला बढ़ गया, तो उसको हम कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। और ये जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है ये स्मॉल पॉपुलेशंस में ही होती है, ये लार्ज पॉपुलेशन में जेनेटिक ड्रिफ्ट हमें देखने को नहीं मिलती है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो ज्यादातर स्मॉल पॉपुलेशन ग्रुप्स में मिलती है। ओके, नाउ लेट अस मूव अहेड। अब हमारा दूसरा पॉइंट आ गया थ्योरी का कि एक्शन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ऑन वेरिएशन। अब हमने समझ लिया अपने पांचों कारण कि वेरिएशन हमारी पॉपुलेशन में आता कहां से है, क्यों आता है। अब इस वेरिएशन पे कौन एक्ट करेगा? इस वेरिएशन पे हमारा जो नेचुरल सिलेक्शन है वो एक्ट करता है। तो जेनेटिक वेरिएशन प्रोड्यूसेस न्यू फिनोटाइप्स। अब अभी हमने देखा कि जीन म्यूटेशन हो गया, क्रोमोसोम म्यूटेशन हो गया, फिर उसके बाद हमारी जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गई, फिर माइग्रेशन का इफेक्ट हो गया। तो ये सारे इफेक्ट जो है ये वेरिएशन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उस वेरिएशन की वजह से क्या हो रहा है, न्यू फिनोटाइप्स आ रहे हैं। फिनोटाइप्स मतलब जो फिजिकली डिफरेंट हैं एक दूसरे से। दे मे बी, अब ये जो नए फिनोटाइप्स आए हैं ये या तो एडवांटेजियस होंगे और या ये डिसएडवांटेजियस होंगे, दोनों तरीके के हो सकते हैं। जो नए फिनोटाइप्स बने या तो हमें फायदा पहुंचाएंगे या हमें फायदा नहीं पहुंचाएंगे। अब जो एडवांटेजियस फिनोटाइप्स होंगे, जो फिजिकल फीचर्स, जो चेंजेस हमको फायदा पहुंचाएंगे, एडवांटेज देंगे, उनको हमारा नेचर जो है वो सेलेक्ट कर लेगा, और जो हमें फायदा नहीं पहुंचाएंगे उनको हमारा नेचर रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। तो द न्यू फेवर्ड जीनोटाइप गेट्स सेलेक्टिव एडवांटेज, ग्रेजुअली बिकम्स द डोमिनेंट फिनोटाइप। अब क्या होगा, जिनको हमारा नेचर सेलेक्ट करेगा उनका जीनोटाइप भी सिलेक्ट होगा, जिन फिनोटाइप को सिलेक्ट किया है उनका जीनोटाइप भी सिलेक्ट होगा, और धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, वो डोमिनेंट फिनोटाइप हो जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूं, जब आप एशिया के साइड में बढ़ते हैं तो आपको सबसे ज्यादा बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप आपको बहुत मिलता है, ठीक है। और जबकि वेस्टर्न कंट्रीज में बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप बहुत ज्यादा फेवर्ड नहीं है, वहां पे इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा नहीं है। तो ये एशिया में की तरफ बढ़ते हैं, आप ईस्टर्न साइड में बढ़ते हैं, तो क्यों बी पॉजिटिव ज्यादा मिलता है? इसलिए ज्यादा मिलता है क्योंकि बी पॉजिटिव इज द फेवर्ड जीनोटाइप इन द ईस्टर्न कंट्रीज। ए फिनोटाइप जो है, जीनोटाइप जो है, ए ब्लड ग्रुप उधर आपको वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा मिलेगा, वो फिजियोलॉजिकली वो बहुत एक्टिव है। लेकिन जो बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के लोग होते हैं उनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत होती है, इन्फेक्शियस डिजीज से लड़ने की जो क्षमता है वो बी पॉजिटिव वालों के अंदर ज्यादा होती है। तो यहाँ का जो क्लाइमेट है उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि हम मॉडरेट टाइप के, टेम्परेट टाइप के जोन में रहते हैं, ह्यूमिडिटी है, हीट है, तो इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा हैं। तो हमारा जो बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है ये हमको फेवर्ड जीनोटाइप बना देता है ईस्टर्न साइड ऑफ द वर्ल्ड में, इसलिए बी पॉजिटिव हमको यहाँ पे ज्यादा मिलता है और ए पॉजिटिव हमको कम मिलता है।
अब देखिए, अब क्योंकि बी पॉजिटिव ज्यादा हो गया तो जो जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ द पॉपुलेशन हम देखेंगे तो हमको पता चल रहा है कि बी पॉजिटिव इज द मोस्ट फेवर्ड, उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि बी पॉजिटिव वालों की ईस्टर्न कंट्रीज में, ईस्टर्न वर्ल्ड में फ्रीक्वेंसी, जीन फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। ठीक है, तो जो हमारा जेनेटिक वेरिएशन प्रोड्यूस होगा और उन जेनेटिक वेरिएशंस की वजह से नए नए फिनोटाइप्स प्रोड्यूस होंगे, उन फिनोटाइप्स में से जो एडवांटेजेस होंगे, जो फायदेमंद होंगे, उनको हमारा नेचर सेलेक्ट कर लेगा और उन्हीं के जीन को रेप्लिकेट करने का मौका देगा, जिसकी वजह से हमारी पॉपुलेशन में उस पर्टिकुलर जीन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी या चेंज हो जाएगी। अब देखिए कि रोल ऑफ आइसोलेशन क्या है। ये थर्ड पोस्टुलेट है हमारी, थर्ड प्रिंसिपल है हमारी थ्योरी का, कि अब हमने देख लिया कि वेरिएशन कहाँ से निकला और उसका नेचुरल सिलेक्शन पे उस पे किस तरीके से एक्ट कर रहा है। अब देखिए कि रोल ऑफ आइसोलेशन क्या है। अब आइसोलेशन प्रिवेंट्स मिक्सिंग ऑफ जीन्स थ्रू इंटरब्रीडिंग। ठीक है, तो जब हम आइसोलेट कर देते हैं किसी भी पॉपुलेशन को, ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड है मान लीजिए, तो दे आर एक्सपोज टू डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस आल्सो and hence they develop different gene pool on which the natural selection acts and the forces of population genetics act. Thus the isolated population lead to genetic divergence and a new species are involved. अब इस डायग्राम को देखेंगे तो आप ज्यादा अच्छा इसको समझ पाएंगे किस तरीके से ज्योग्राफिकल आइसोलेशन एक्ट कर रहा है। अब देखिए, ये एक पॉपुलेशन है, ओके, दिस इज वन पॉपुलेशन, जिसको मैं इस तरीके से मार्क लगा के आपको दिखा रही हूँ कि ये एक आइसोलेटेड पॉपुलेशन है, ब्लू लाइन से दिख रही है। अब देखिए यहाँ पे ये दूसरी पॉपुलेशन है, ठीक है, और ये दोनों पॉपुलेशन जो है ये ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड है, ये बहुत दूर है, ये बहुत दूर है। अब यहाँ से ये वाले जो लोग हैं, बी वाले जो लोग हैं, वो एम वाली पॉपुलेशन में नहीं जाते हैं, और जो एम वाले लोग हैं वो वी वाली पॉपुलेशन में नहीं जाते हैं। कोई तरीके की इंटरमिक्सिंग नहीं हो रही है, इंटरब्रीडिंग नहीं हो रही है। तो क्या होगा, जो यहाँ की इन्वायरमेंटल कंडीशंस होंगी, जो हमारी एम पॉपुलेशन है उसमें जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस होंगी, उस हिसाब से यहाँ के लोगों में फिनोटाइप डेवलप होगा। और यहाँ पे बी पॉपुलेशन, मान लीजिए हम इसको बी पॉपुलेशन बोलते हैं और हम इसको ए पॉपुलेशन ग्रुप बोल दें, तो ए पॉपुलेशन ग्रुप अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट करेगा और बी पॉपुलेशन ग्रुप जो है वो अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट करेगा। मान लीजिए कि ये गर्म कंट्री है और ये ठंडी कंट्री है, तो ये जो ठंडी कंट्री है, यहाँ के जो लोग होंगे वहां पे वो ठंड के लिए अडेप्टेड होंगे, और यहाँ जो गर्म कंट्री वाले हैं वो गर्मी के लिए अडेप्टेड होंगे। ठीक है, तो ये आइसोलेशन का इफेक्ट है कि यहाँ वाले डिफरेंट कैरेक्टर्स डेवलप करेंगे, यहाँ वाले डिफरेंट कैरेक्टर्स डेवलप करेंगे। और जब हम इंटरमिक्सिंग को बिल्कुल खत्म कर देंगे, दोनों पॉपुलेशन के बीच में किसी भी तरीके की इंटरमिक्सिंग नहीं होगी, तो जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन, बहुत सारी जेनरेशंस के बाद इट मे बी कि जो बी पॉपुलेशन है वो एक डिफरेंट स्पीशीज हो, और जो एम पॉपुलेशन है या ए जिसको हम लोग बोल रहे हैं, बाद में हमने ए नाम रख दिया है, तो ये जो ए पॉपुलेशन है ये एक डिफरेंट स्पीशीज बन जाए, और जो बी पॉपुलेशन है ये एक डिफरेंट स्पीशीज बन जाए। दोनों में इतना अंतर हो जाएगा कुछ जनरेशन बाद, क्योंकि वो ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड है, और ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड होने की वजह से वो रिप्रोडक्टिवली भी आइसोलेटेड है। तो कोई जीन फ्लो नहीं हो रहा है उनके बीच में, और जीन फ्लो ना होने की वजह से वो अपने अपने एनवायरनमेंट में इतनी ज्यादा अडेप्ट हो जाएंगी कि वो दोनों एक दूसरे से इतनी डिफरेंट हो जाएंगी कि ऐसा भी हमें लगेगा कि ये कोई डिफरेंट स्पीशीज है और ये कोई डिफरेंट स्पीशीज है। सो दिस इज द रोल ऑफ ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। नाउ इट्स टाइम टू थिंक क्विक। अब बताइए, फटाफट आंसर दीजिएगा। रोल ऑफ आइसोलेशन इन एवोल्यूशन इज, गिव मी द आंसर। डिफरेंशिएशन ऑफ अ स्पीशीज, मेंटेनेंस ऑफ स्पीशीज, एवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज, एक्सटर्मिनेशन ऑफ स्पीशीज। यस, वेरी क्विक।
डिफरेंशिएशन ऑफ स्पीशीज। अब अल्टीमेट सोर्स ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएशन क्या है? सोर्स ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएशन क्या है? म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हार्मोनल एक्शन। किस वजह से कंटिन्यूअस वेरिएशन है? म्यूटेशन की वजह से। जेनेटिक ड्रिफ्ट इज फाउंड इन प्लांट पॉपुलेशन, म्यूटेशन, लार्ज पॉपुलेशन, स्मॉल पॉपुलेशन। अगर आपने ध्यान से सुना है तो आप बता देंगे। जेनेटिक ड्रिफ्ट इज फाउंड इन स्मॉल पॉपुलेशंस। According to the modern synthetic theory, the unit of evolution is individual, population, species, genus. क्या है? जल्दी बताइए। Population है। Very good. Now, अब हम लोग ने अच्छे से समझ लिया सिंथेटिक थ्योरी क्या है। अब हम जरा डार्विन और सिंथेटिक थ्योरी को कंपेयर कर ले। डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन को एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट माना था एवोल्यूशन का, ठीक है। और सिंथेटिक थ्योरी में क्या है? सिंथेटिक थ्योरी में नेचुरल सिलेक्शन तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन उसके साथ साथ रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट माना जाता है एवोल्यूशन के कोर्स में। देन नंबर 2 इज डार्विन कुड नॉट एक्सप्लेन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। डार्विन ने वेरिएशन की बात करी थी, लेकिन वो वेरिएशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन कैसे होता है, इसको ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे। लेकिन सिंथेटिक थ्योरी में इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि जीन्स के थ्रू हमारा जो कैरेक्टर है वो नेक्स्ट जनरेशन में चला जाता है। थ्योरी ऑफ जर्म क्लास गिवन बाय वीजमैन एक्सप्लेन्स कि जो हमारे जर्म सेल्स में होता है म्यूटेशन या वेरिएशन, वही पास ऑन होता है। हमारे सोमैटिक सेल्स में कोई भी वेरिएशन हो वो पास ऑन नहीं होता है। Now, Darwin could not explain the cause of variation. उन्होंने वेरिएशन का कारण क्या है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, लेकिन सिंथेटिक थ्योरी उसको अच्छे से एक्सप्लेन करती है, जिसको भी मैंने सिंथेटिक थ्योरी का जो फर्स्ट पार्ट मैंने आपको समझाया उसमें मैंने आपको पूरा समझा दिया है किस तरीके से जीन्स में वेरिएशन होता है। देन डार्विन डिड नॉट एक्सप्लेन स्पीसिएशन एज द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। एक्सप्लेन स्पीसिएशन एज द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, लेकिन हमारी सिंथेटिक थ्योरी एक्सप्लेन्स स्पीसिएशन एज एक्यूमुलेशन ऑफ चेंजेस इन द जीन पूल। हमारी सिंथेटिक थ्योरी कहती है कि हमारा जो नेचुरल जो हमारा ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड पॉपुलेशंस हैं उनके जीन पूल में अपने हिसाब से इन्वायरमेंट के हिसाब से वो अडेप्ट होते हैं, और जो बेस्ट सूटेड अडेप्टेशन होता है वही एक्सेप्ट होता है, वही पास ऑन होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। और कैरेक्टर्स इतने हद तक कभी कभी बदल जाते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन कि वो एक नई स्पीशीज बना देते हैं। सो दिस वाज द कंपैरिजन ऑफ सिंथेटिक थ्योरी एंड डार्विनिज्म। नाउ लेट अस क्विकली सी व्हाट आर द 5 मेन पोस्टुलेट्स जिनके बेसिस पे हम सिंथेटिक थ्योरी को, जरूरी है ये याद रखना आपके लिए कि ये 5 पॉइंट्स अगर आप याद रखेंगे तो आप सिंथेटिक थ्योरी को एक्सप्लेन कर पाएंगे, समझ पाएंगे। The phenotypic variation that have evolutionary significance arise from genetic mutation. जो फिजिकल चेंजेस हमारे एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंट हैं वो हम कहाँ से अराइज होते हैं? हमारा जो फिजिकल डिफरेंसेस हैं आपस में वो कहाँ से अराइज होते हैं? जेनेटिक म्यूटेशन से। दूसरा, जो एडवांटेजेस म्यूटेशंस होते हैं, जो फायदेमंद होते हैं, उनको हमारा नेचर फेवर करता है और नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन कर देता है। फिर ये जो इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर है ये जेनेटिक है नेचर में। जो सिर्फ फिनोटिपिक वेरिएशन होगा वो कहीं से नहीं जाएगा, जो सोमैटिक सेल्स में वेरिएशन होगा वो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएगा। लेकिन अगर हमारा वेरिएशन हमारे जर्म सेल्स में पहुंचा है तभी वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। फिर उस वेरिएशन पे नेचुरल सिलेक्शन एक्ट करेगा और उसको फेवर्ड जीनोटाइप बना देगा। और वेरिएशन दैट अराइज थ्रू माइक्रो एवोल्यूशन एक्यूमुलेट and serve as the base for micro evolution. अब माइक्रो और मैक्रो एवोल्यूशन क्या है जल्दी से सुन लीजिए। माइक्रो एवोल्यूशन जो है जो छोटा छोटा वेरिएशन होता रहता है कंटिन्यूअस हमारी जनरेशन आफ्टर जनरेशन में, उसको हम माइक्रो एवोल्यूशन कहते हैं। और मैक्रो एवोल्यूशन जो बड़े बड़े चेंजेस होते हैं उनको हम कहते हैं माइक्रो एवोल्यूशन। जैसे कि हमारा विजडम टीथ है जिसको हम अक्ल दाढ़ कहते हैं, वो धीरे 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 साइज में रिड्यूस होता जा रहा है। हमारे जो कैनाइन्स हैं वो ब्लंट होते जा रहे हैं, बहुत शार्पनेस अपनी खोते जा रहे हैं, और हर जनरेशन में ये चेंजेस हो रहे हैं, बहुत माइन्यूट लेवल पे हो रहे हैं जो अभी हम मार्क भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हो सकता है आगे चल के
जब हम एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन से इसको कंपेयर करेंगे तो इट विल बी वेरी डिफरेंट। और मैक्रो एवोल्यूशन वो होता है जो हमें इंस्टेंटली दिखता है, जैसे ड्रिफ्ट की वजह से कोई चेंज हो गया तो हमें इंस्टेंटली दिख रहा है, दैट इज मैक्रो एवोल्यूशन। सो नाउ इन द लास्ट we can summarize synthetic theory as follows, that modern synthetic theory synthesis by combining the concept of Darwin and Mendel explain that diversity within a population arise due to random occurrence of mutation and environment acts upon it to select the phenotype that is most suitable। तो इस स्टेटमेंट के साथ आप अपने आंसर को कंक्लूड भी कर सकते हैं। जो मैंने ये वही कंक्लूसिव स्टेटमेंट है जो मैं इतनी देर से आपको बता रही हूँ कि हमारा वेरिएशन है, वेरिएशन हमारा किन कारणों से आया है और वो कैसे नेचर उन पे एक्ट करता है, क्या करता है और अल्टीमेटली नई स्पीशीज बना दे। राइट नाउ कॉन्फिडेंस बूस्टर सेक्शन में आप आ जाइए। तो व्हाट इज मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका 15 नंबर का पूछा गया है यूपी पीसीएस में, यूपी पीसीएस एग्जामिनेशन में मेंस में 2018 में ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। नाउ दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है कंपेयर द मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी विद डार्विनिज्म एंड न्यू डार्विनिज्म, ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिर राइट शॉर्ट नोट ऑन जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके इस टॉपिक से रिलेटेड बनते हैं और अगर आप इनको अच्छे से लिख लेंगे और एक्सप्लेन कर लेंगे, इफ यू वांट यू कैन पोस्ट योर आंसर्स ऑन माय ईमेल एड्रेस दैट इज suruchitiwari@gmail.com और मैं उसमें आपका जो भी करेक्शन होगा, जो भी एडिशन होगा, जो भी आपका सजेशन होगा, मैं आपको उसको रिप्लाई करूंगी। और इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या क्वेरीज हैं या कोई अदर टॉपिक आपको चाहिए उससे आपको एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं एंड यू विल गेट द रिस्पॉन्स। एंड प्लीज 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 डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल ई स्निपेट्स। थैंक यू।